गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? और डाउट आए तो पता है ना सबको क्या करना है, कमेंट में डालना है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप की भी लिंक है, फेसबुक पेज की भी लिंक है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 7, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेंशियल लिखना, एक्चुअली पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखाया था इनफाइनाइट सीट और इनफाइनाइट वायर का, ठीक है। इनफाइनाइट वायर के कारण कितना पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे, और किसी इनफाइनाइट सीट के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी और 1-2 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है ना। पोटेंशियल का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर कम से कम 2-3 लेक्चर चलेंगे, क्योंकि आज थ्योरी, डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला आएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। तो चलें आज का चालू करें लेक्चर फिर, ठीक है बच्चों। तो माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक। तो देखिए आज का लेक्चर। तो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और अपनी हेडिंग है आज की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एडवांस में, मेंस में और नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्फीयर के बाद में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो वही है, ठीक है ना। स्फीयर में भी, इसमें भी स्फीयर के देखेंगे अपन, स्फीयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखना भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है तो सब कुछ कंबाइंड हो जाता है यहाँ पे, पोटेंशियल लिखना, बाकी बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड होंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझो पहले, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पहले तो ये समझे, है ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी आपसे बोला जाए कि कोई प्लस क्यू चार्ज है या फिर कोई माइनस क्यू, ठीक है, कोई भी चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, और उसके कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। यहां पर आप पोटेंशियल पूछे कोई आपसे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, और आपसे बोले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस चार्ज के कारण, तो वो होगी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा और हमेशा सिस्टम की लिखी जाती है। फर्स्ट बात याद रखना, सिंगल चार्ज के कारण आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते। जैसे ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा ना, वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, तो वहाँ भी एक सिस्टम के कारण मिनिमम टू मिनिमम 2 चार्ज का होना कंपलसरी है, तभी आप किसी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल लिख सकते हो एक चार्ज के कारण, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिनिमम टू मिनिमम एक सिस्टम का होना जरूरी है। 2 चार्ज हो, 3 हो, 4 हो, पर कितने भी हो चाहे, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 चार्ज तो होने ही चाहिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, किसी एक सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते, 0 आएगी उसके पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं 2 चार्जों के कारण, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई एक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर यू गेटिंग दिस, इनफाइनाइट तक होता है, और एक कोई चार्ज मान लो इधर पॉजिटिव और इधर भी कोई पॉजिटिव, ठीक है ना। और इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों R। पहले अपन मीनिंग समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। अभी ये समझो कि आप चार्ज भी नहीं है, ठीक है, एक मास M1 यहाँ रखा हुआ है और एक मास M2 यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि 2 ब्लॉक हैं, इन दोनों के ब्लॉकों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ना। जैसे मान लो ये इस पर इधर लगाएगा F, तो एक्चुअलिटी में ग्रेविटेशन की बात करोगे तो एट्रैक्शन का लगेगा, और यदि चार्जों की बात करोगे तो ये रिपल्शन का, क्योंकि इक्वल चार्ज है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसका साइन भी सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रिपेल हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, क्योंकि ये इक्वल चार्ज है, ठीक है ना। तो ये इस पर F लगा रहा है और ये इस पर F लगा रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझना यहाँ से कि एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है, हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल जो फोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का होता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स होता है। ये सारे फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है ना, ये कंजर्वेटिव फील्ड में रखे हुए हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड में ये फोर्स रखे हुए हैं। तो इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स जितने भी होते हैं उनके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है, उनके द्वारा एक एनर्जी लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? एक पोटेंशियल एनर्जी उनके द्वारा लिखी जाती है। जैसे फील्ड है, इस फील्ड में एक एनर्जी होगी, चारों तरफ एनर्जी भरी हुई होगी, ध्यान रखना कंजर्वेटिव के लिए केवल ये, ठीक है। तो एक एनर्जी चारों तरफ भरी हुई होगी, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो ये ग्रेविटेशन के कारण ये आपस में ब्लॉक एट्रैक्शन का फोर्स लगाते, दैट इज द म्यूचुअल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए उसके चारों ओर भी क्या होता था, एक पोटेंशियल एनर्जी होता था, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी उसके चारों ओर उसके फील्ड में भरी हुई होती थी। उसी तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, ठीक है ना। चार्ज जो है, इन चार्जों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज द कंजर्वेटिव, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये चीज़ आप समझना पहले तो, ठीक। तो वहाँ पर मासों के लिए जब लगता था उसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, और यहाँ पर एक्चुअलिटी में जो हेडिंग है अपनी वो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जों के बीच में फोर्स लग रहा है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पर लिखना सीखना है। तो ये चीज़ समझ में आई कि कंजर्वेटिव के कारण ये सारी कहानी हो रही। तो अब समझिए इसके बाद में दूसरी चीज़, तो ये है अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब लिखते हैं हम कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो अपने पास दो चार्ज हैं, ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस है r, आर यू गेटिंग दिस। और अब लिखना है कि मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है ना। तो इनके कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। मैं डेरिवेशन से बताऊंगा बाकायदा, लेकिन इंटीग्रेशन के मेथड पे नहीं जाऊंगा मैं, केवल सिंपल मेथड से मैं सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप ये मान लो कि एक चार्ज यहाँ पर है कोई पॉजिटिव और एक चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव। मैं मान लेता हूँ ये भी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है और ये भी इनफाइनाइट, बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इनफाइनाइट। कहने का मतलब ना तो ये इस पर फोर्स लगा रहा ना ये इस पर फोर्स लगा रहा, ठीक है ना। अब क्या करना है तुम्हें कि इस चार्ज, मान लो ये Q1 है और ये चार्ज अपना Q2, इस Q1 चार्ज को आप इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर ले आइए, ये पॉइंट है अपना A, Q1 चार्ज रख दिया आपने, और उसके द्वारा इस Q2 को भी आपको फिर दोबारा लेके आना है यहाँ पे B पॉइंट पर और Q2 पर। एक चीज़ याद रखना कि जब आप Q1 को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आओ, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप लेके आओ, इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लेके आओ, तो एक बार रखने के बाद में उसको फिक्स कर जाना। जैसे मान लो इसको फिक्स कर दिया हमने, कहीं किसी भी चीज़ से इसको स्टिक कर दिया, फिर किसी ने पकड़ के बैठ गया कोई चार्ज को, तो इस तरह से इसको रोक दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद फिर हम दोबारा जाएंगे और इनफाइनाइट से दूसरा वाला चार्ज लेकर आएंगे, ठीक है ना। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है अपनी स्मॉल आर यू गेटिंग दिस। तो मान लो इस Q1 को यहाँ तक लाने में वर्क डन किया गया और W1। और एक चीज़ ये तो हमेशा याद रहनी है आपको कि इस तरह से आप कोई भी चार्ज को लेके आओगे, क्वेश्चन में गिवन हो या मत हो, ठीक है ना, लेकिन कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ध्यान रखना ये चीज़। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखते हुए आपको क्या लाना है, ये दोनों चार्जों को लेके आना है। आ रही बात समझ में। तो इसी तरह से आप W1 को लेके आए, और सॉरी इसी तरह से आप Q1 को लेके आए, तो आपके द्वारा वर्क डन कितना किया गया, W1, दिस इज द वर्क डन फॉर यू, तुम्हारे लिए वर्क डन है, तुमने जो किया है वो वर्क डन है, ठीक है। और ये W2, आ रही बात समझ में। अब करना क्या है हमें, देखो समझो मैं सिंपल अप्रोच पे जा रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट अप्रोच नहीं लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता होगी, 11th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपने देखा था, तो क्या होता था वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी कि वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उसके अलावा एक थ्योरम और थी, थ्योरम क्या थी, वो एक फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला क्या था कि यदि कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही हो, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही हो, उस टाइम लगता था वो केवल, तो कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही हो तो W एक्सटर्नल इक्वल टू ये होता था डेल ई। डेल ई मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, आर यू गेटिंग दिस। W एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल वर्क डन जो आपने किया है इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज द
चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। आ रही है बात समझ में? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कब फॉर्मूला यूज करते थे? जब करते थे हम जब कंजर्वेटिव फोर्स की जहां पे भी बात हो रही हो, ठीक है ना। तो केवल इस अप्रोच से मैं इसको प्रूफ करूंगा कि कितनी एनर्जी होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आ रही बात समझ में? तो चलो हम लिखते हैं व्हाट इज द डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल देखो आपके द्वारा वर्क डन किया गया, तो आपने क्या किया कि पहले तो W1 किया और दूसरा फिर W2 किया। तो मैं इसको लिख सकता हूं W1 प्लस W2 इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी देखें और उसके बाद में क्या देखना है आपको, जो आपने काइनेटिक एनर्जी देखनी है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि डेल के ई क्या है यहाँ पे, 0। आर यू गेटिंग दिस? आप क्या लिखोगे W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या लिखोगे? तो आप ये लिखोगे कि U, ठीक, और प्लस के। आर यू गेटिंग दिस? कहने का मतलब ये तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे और ये काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। आ रही है बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो चेंज हुई है, इसको आप और तरीके से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, डेल यू प्लस डेल के। आ रही है बात समझ में? डेल यू प्लस डेल के। और व्हाट इज द डेल के? इज 0, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो थी वही क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया, 0 आया। और ये है अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? समझना इस चीज को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम लिखेंगे अब, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द W1 प्लस W2, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया कि एक प्लस Q1 चार्ज को आपने A पॉइंट तक लाए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि इस Q1 चार्ज को यहां तक लाने में, समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस Q1 चार्ज को यहां तक लाने में आपके द्वारा कोई वर्क डन किया गया क्या? पहले क्या होता था, देखो समझो, आपके द्वारा वर्क डन क्यों किया जाता था? क्योंकि कोई चार्ज रखा रहता था Q और किसी P पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा जाता था, ठीक है। तो आप क्या करते थे कि एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से और P पॉइंट तक लाते थे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी रास्ते पर क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑन पॉइंट P। आर यू गेटिंग दिस? तो वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके द्वारा वर्क डन क्यों किया जाता था? उस केस में किया जाता था क्योंकि इस Q के कारण जो P पॉइंट पर जब पूछते थे तो इस Q का ये जो Q चार्ज रखा हुआ है ये क्या करता था, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट के कारण इस Q का प्रभाव कहाँ पड़ता था, उस वाले चार्ज पर पड़ता था जिसको आप लेके आ रहे हो, ठीक है ना। वो उस पर फोर्स लगाता था, ये Q चार्ज क्या लगाता था, उस पर फोर्स लगाता था। और फोर्स कितना, QE, ठीक है। तो फोर्स लगाता था, तो फोर्स को इक्वल करने के लिए, कहने का मतलब उस चार्ज पर F नेट 0 करने के लिए आपके द्वारा भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाया जाता था। कितना लगाया जाता था, जितना ये चार्ज उस पर लगाता था, ठीक है ना। तो उतना ही फोर्स आप रास्ते पर उस पर लगाते, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती। और रास्ते पर आप उतना फोर्स लगाते हुए और उस चार्ज पर लाते, तो उस फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ, आपने कुछ ना कुछ काम किया ना आपने, तो दैट इज द पोटेंशियल ऑन पॉइंट, ये होता था ना। लेकिन अब बताओ मुझे, Q1 को आप इनफाइनाइट से यहाँ तक लेकर आओगे तो आपके द्वारा वर्क डन करने की तो जरूरत है ही नहीं। अब कौन फोर्स लगाएगा इस Q1 पे? अभी तो एक Q2 इनफाइनाइट पे रखा है, अभी तो फिलहाल Q2 कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा है। तो कोई फोर्स लगाएगा क्या? कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए W1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लस W2 को भी लिखेंगे अपन। तो पहले उससे पहले मैं एक इक्वेशन लिख दूं कि व्हाट इज द डेल यू, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल आप किस तरह से लिखते थे, मुझे एक बात बताओ, चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखते थे? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। आर यू गेटिंग दिस? U फाइनल माइनस U इनिशियल। और एक चीज समझो कि U इनिशियल कितना है, बताओ मुझे, U इनिशियल कितना है? U इनिशियल भी तो 0 है, स्टार्टिंग में पोटेंशियल 0 नहीं है क्या? तो W2 इक्वल टू क्या बचा, U फाइनल। आ रही बात समझ में? ये 0 हो गया, ये भी तो 0 हो गया। इनिशियल पोटेंशियल कितना है इनका, 0 है, इनफाइनाइट पे रखे हुए, ठीक है। तो व्हाट इज द W2? अब W2 क्या है कि इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से और B तक लाने में किया गया वर्क डन आपके द्वारा,
दैट इज कॉल्ड द W2। अब W2 कैसे लिखोगे, तो वर्क डन अब की बार तो करना पड़ेगा क्योंकि Q1 चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये Q1 क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस पर फोर्स लगाएगा तो आपको भी क्या करना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, क्योंकि नेट फोर्स कितना करना है, 0 करना है। क्यों करना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? तो इसलिए अब की बार आपके द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा। पहले चार्ज को लाने में तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, ये कंसेप्ट आईआईटी में बहुत बार पूछा गया है कि इस तरह से कोई भी चार्ज दे देंगे, 2 क्या 3 या 4 चार्ज दे दिए, तो पहले के द्वारा लाया गया, पहले से इनफाइनाइट से पहले चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन 0 ही होता है। यदि वहां पर कोई प्रेजेंस नहीं हो किसी भी चार्ज की, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, यदि ऑलरेडी मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता और Q1 को फिर आप लेके आते, समझना, Q1 को फिर आप लेके आते तो आपके द्वारा वर्क डन करना पड़ता, तब उस केस में W1 0 नहीं होता। लेकिन W1 0 कब हुआ, जब कोई भी चार्ज का प्रेजेंस नहीं था, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, उस केस में W1 को क्या किया हमने, 0 किया। अब W2 तो ऑब्वियसली यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फोर्स जो आपने वर्क किया है, तो फोर्स लगाया तो आपने कुछ ना कुछ वर्क किया है, तो वो वर्क डन लिखना है, दैट इज कॉल्ड द W2। आ रही बात समझ में? तो W2 कैसे लिखेंगे, तो ये भी समझो। तो इन एक बात बताओ, किसी पॉइंट पर जैसे ये Q चार्ज ये तो पहुंच गया आपका, W2 लिखना सिखा रहा हूं, अब समझो, ये तो पहुंच गया आपका Q1, यहाँ इससे R डिस्टेंस पर B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल होता है, वो होता है KQ1/R। इस केवल Q1 का, अभी तो ये Q2 इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इसके बारे में मत सोचो, अभी ये सोचो कि इस Q1 के कारण इससे R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, ये होता है KQ1/R। अब तुम्हें करना क्या है, देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चलो, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखते थे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इनफाइनाइट से और B पॉइंट तक लेके आओ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से और B पॉइंट तक लेके आओ, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑन पॉइंट V। ये होता था ना, तो एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लेने में इतना वर्क किया गया, ये पोटेंशियल है B पॉइंट का, समझना, इसके कारण पोटेंशियल है B पॉइंट का। और इसको सोचें तो ये क्या है कि किसी यूनिट चार्ज को, Q2 को नहीं, किसी यूनिट चार्ज को किसी भी रास्ते से, पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो किसी भी रास्ते से, लेकिन कंडीशन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो किसी भी रास्ते से आप इस B पॉइंट तक लेके आते हो, तो जो आपके द्वारा वर्क डन किया गया दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो इतना वर्क डन किया गया कि नहीं किया गया आपके द्वारा, यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आओगे तो। और यदि मैं बोलूँ Q2 को लेके आए, तो जब एक यूनिट चार्ज को लेने में इतना वर्क डन हुआ, तो Q2 को लाने में कितना वर्क डन होगा, यहाँ पे KQ1/Q2/R। आ रही बात समझ में? इस तरह से W2 की वैल्यू आई KQ1/Q2/R और इक्वल टू U फाइनल। ये सिस्टम का है पोटेंशियल, दैट इज द सिस्टम। ये इनिशियल जो था इस सिस्टम का पोटेंशियल, ये सब कुछ किसका लिखा था आपने, सिस्टम का लिखा था। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट है, ध्यान रखना, इसकी भी कांस्टेंट, इसकी भी कांस्टेंट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे U इनिशियल था, ये भी सिस्टम का था, तो U इनिशियली पोटेंशियल कितना था, इनिशियली पोटेंशियल कितना था, 0 था। आर यू गेटिंग दिस? इनिशियली पोटेंशियल कितना था, 0 था। और यहां पर हम पोटेंशियल की बात करें, दैट इज अ सिस्टम, ये सिस्टम की कहानी चल रही है, ठीक है ना। तो ये वर्क डन कैसे लिखा आपको समझ में आया, W2 लिखना आया आप पे। तो Q2 को लाने में कितना वर्क डन होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो Q2। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद हो तो, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन, और मैं इसको W एक्सटर्नल ऐसे A पॉइंट पे लिखते थे अपन, VA माइनस VB लिखते थे जब, ठीक है ना, इन्फिनिटी के लिए लिखते थे तो V माइनस V इन्फिनिटी और अपॉन Q। मैं ये फॉर्मूला बताता था और ये फॉर्मूले में बोलता था कि Q को क्या रख लो, Q को क्या रख लो, 1 रख लो, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। यदि किसी 4 कूलाम को ला रहे हैं, 5 कूलाम को ला रहे हैं, 6 कूलाम को ला रहे हैं इनफाइनाइट से और पॉइंट A तक, देन वी कैन से कि आप इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो,
दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। और v इनफाइनाइट 0 मानते थे तो va की वैल्यू क्या आती थी, ये आती थी। यदि इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो q इंटू वी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज़ तो करिए, q इंटू वी ए, मतलब v पॉइंट पर v भी लिख लो, यहाँ पे v पॉइंट माना है तो v भी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, uf इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान रखना, जैसे आपने वहाँ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी G m1 m2 अपॉन R, उसी तरह से यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R। एक चीज़ याद रखना कि Q1 और Q2 दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो Q1 Q2 को विद साइन लिखना है हमेशा, ये याद रखना आप, विद साइन लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना आप। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से दो सिस्टम के लिए, दो चार्ज रखे हुए, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इस तरह से K Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट, रफ कर दूं इसको मैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों मान लो ये सिस्टम जो है ये 3 चार्जेस के लिए पूछा जाए और फिर बोले कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, ठीक है। जैसे मान लो एक अपने पास ट्रायंगल है इस तरह से, आ रही है बात समझ में, इधर बनाओ इसको, ठीक है, और थोड़ा गैप मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लो कोई ट्रायंगल है अपने पास और ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे जैसे यहाँ Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है और यहाँ Q3 रखा हुआ है, आ रही बात समझ में। और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ R12, इसको मैं मान लेता हूँ R23 और इसको मान लेता हूँ R13, आ रही बात समझ में। ये डिस्टेंस मानी है मैंने, ठीक है ना, ये ट्रायंगल अपने पास। तो आपसे बोले कि अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इसकी सिस्टम की, तो कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना, दो दो का सिस्टम बना के लिख दो। जैसे एक सिस्टम तो इसका बन रहा है, एक सिस्टम इसका बन रहा है और एक सिस्टम इसका बन रहा है। तो कितनी टर्म आएंगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी की, 3 टर्म आएंगी। जैसे इस तरह से लिखते हैं अपन, U इक्वल टू, इसको लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन कितनी डिस्टेंस R12। इसको लिखोगे जैसे नीचे वाले को लिख दो K Q2 Q3 अपॉन कितनी डिस्टेंस R23। इसको लिखोगे जैसे इस वाले को तो K Q1 Q3 अपॉन कितनी डिस्टेंस R13। आ रही बात समझ में, कितनी R13, ओके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी हमने, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, इस तरह से कर देना है डायरेक्टली। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को आपको बोला जाए कि 4 के लिए लिखो, आ रही बात समझ, तो 4 में ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना। सिस्टम से लिखना है इसको पोटेंशियल एनर्जी को। जैसे मान लो इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3 और इस पर चार्ज है Q4, ठीक है। ये डिस्टेंस है मान लो R12, ये अपनी R23, ये अपनी R34 और ये मान लो अपनी R14, ये डिस्टेंस दे रहा है इनकी, ठीक है ना। अब बोले कि आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे बच्चे, क्या करेंगे पता है, मैं बताता हूँ, देखो समझो किस तरह से लिखेंगे। कि ये बना देंगे, देखो ये Q1 Q4 का हो गया, Q2 Q1 का हो गया, Q2 Q3 का हो गया, Q3 Q4 का हो गया, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे और इस तरह का इसको सॉल्व भी कर देंगे। क्या लिखेंगे, देखो K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q4 Q1 अपॉन R14। और ये गलत हो जाता है। अभी देखो बच्चों यहाँ सिस्टम और बन रहा है, अभी क्या सिस्टम बन रहा है, Q4 की Q2 के साथ भी तो लिखोगे और Q3 की Q1 के साथ भी तो लिखोगे, नहीं लिखोगे क्या बताओ, इनको भी तो लिखोगे। तो क्या लिखना है, प्लस, ठीक है, ये K Q1 Q3 और ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये वाली, ठीक है ना, ये डिस्टेंस लिख देनी है जो भी दी जाएगी अपने को। स्क्वायर दे दिया तो √2a होती है, आपको यदि रेक्टेंगल दे दिया तो अंडर रूट के लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ये होती है। इस तरह से कुछ भी दे दे, क्यूब का दे दिया तो क्यूब की देख लो आप, डायगोनल, बॉडी डायगोनल होती है √3a, तो √3a का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन में आपको कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि हमें सिस्टम के साथ लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम बना बना के, अभी एक और आएगी, एक इसके कारण भी आएगी, तो K Q2 और Q4 और ये, तो इस तरह से हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है।
आपको एक सीधा तरीका बताता हूं कि कितनी टर्म आएंगी, इसको पता लगाना कैसे लगा सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो समझो एक फॉर्मूला बताता हूं, यह था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो किस तरह से निकालते हैं कि जितने चार्ज है तो ये फॉर्मूला लगा दो n(n-1/2), ठीक है ना। इससे आपको टर्म पता चल जाएंगी कि पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म है, ठीक है ना। जैसे आप ट्राइंगल के लिए लिखो तो ट्राइंगल में कितने चार्ज है, 3 चार्ज है, ठीक है ना। तो n की जगह 3 रखोगे तो 3 × 2/2, 2 से 2 गया तो कितनी टर्म आएंगी, 3, और 3 आई कि नहीं आई। यदि आप स्क्वायर के लिए बात करो तो n की जगह 4 रख दो, 4 - 1, अब ये 2 6 टर्म आई कि नहीं आई। पेंटागन के लिए बात करोगे n की जगह 5 रख दो, हेक्सागन के लिए बात करोगे n की जगह 6 रख दो। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि इसमें, क्योंकि अभी देखो ये ट्राइंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, पेंटागन तक सॉल्व कर दोगे, हेक्सागन भी कर दोगे। यदि बड़े बड़े सिस्टम जब आएंगे क्वेश्चंस में तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ, जैसे एक क्यूब का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक IIT में आया हुआ एक बार, पहले जो मेंस चलती थी जिसको स्क्रीनिंग बोलते थे तब आया था वो क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया था, और लेकिन सोचने का तरीका बहुत अलग था उसमें, ठीक है ना। जैसे 28 टर्म बनी थी उसमें, 28 टर्म को कहाँ तक लिखोगे, तो उन क्वेश्चनों को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म आएंगी। आर यू गेटिंग दिस? तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेना। कर लिया? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन होंगे बच्चे, यहाँ ध्यान रखना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने अपने को। कि मान लो इस तरह से कोई एक ट्राइंगल है, ठीक, एक्चुअलिटी में ट्राइंगल मत मानो अभी फिलहाल में, कि Q1 चार्ज है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ट्राइंगल है, यूज आएगा अभी, और एक Q2 चार्ज है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और एक Q3 चार्ज है वो भी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। और ये बात समझ में, करना क्या है कि आपको करना है काम, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट से चले और Q1 को चार्ज को यहाँ पे रख दिया लाके। और ये बात समझ में, तो इसके द्वारा किया गया, मतलब आपके द्वारा किया गया वर्गडन वो आया मान लो W1 और A पॉइंट पर, और इसको स्टिक करके रख गए। फिर ऐसा नहीं कि इसको छोड़ जाओ फिर Q2 को लेने चले जाओ, नहीं तो फिर वो भागने लग जाएगा, क्योंकि फोर्स लगा देगा Q2 फिर। अरे बात समझ में, तो उसको स्टिक कर गए, इसको रोक गए एक जगह, फिक्स कर गए, उसके बाद फिर Q2 को चले लेने और Q2 को लेके यहाँ पहुँच गए। आ रही बात समझ में, आपके द्वारा किया गया वर्कडन दैट इज द W2, और फिर चले आप Q3 को लेने, इसको भी फिक्स कर गए और फिर लेके आए, किसी भी रास्ते से ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों आपको पता है इंडिपेंडेंट होता पाथ से। आपके द्वारा वर्कडन किया गया W3, ठीक है, और ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है हमें A, ठीक है ना, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन है हमारा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ W1, W2, W3, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना। तो किस तरह से करेंगे देखो, समझो, सिंपल है। तो W1 की वैल्यू तो आपको पता चल रही होगी, 0 आएगी। अभी समझाया था मैंने थ्योरी में, याद हो आपको तो। क्यों 0 आएगी? क्योंकि ये चार्ज भी इनफाइनाइट पे होगा और ये चार्ज भी इनफाइनाइट पे होगा, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इस Q1 पर फोर्स नहीं लगाएगा, और आपको भी नहीं लगाना है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तभी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि और कोई इस पर फोर्स लगा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना कोई यहाँ पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा, चार्ज भी नहीं है, तो कौन फोर्स लगाएगा? कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो आप भी मत लगाओ, तभी तो आप काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख पाओगे, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो आप फोर्स नहीं लगाओगे, नेट फोर्स 0 होगा, देन वी कैन से एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? तो इसलिए कोई भी वर्कडन आपके द्वारा नहीं करना है इस W1, मतलब कहने का मतलब W1 की वैल्यू 0 आनी है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप चले फिर दोबारा इसको फिक्स करके W2, ठीक है, Q2 को लेने। आ रही बात समझ में? तो किस तरह से लिखोगे आप W2 की वैल्यू? अब आपके द्वारा वर्कडन करा जाएगा, क्यों? उसका रीजन, क्योंकि ये Q1 इसको परेशान करेगा रास्ते पर, कि इस पर फोर्स लगाएगा पूरे रास्ते पर, ठीक है ना। तो चलो हम लिखते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? उस तरह सोच के चलो। तो W1
प्लस W2। W3 भी आएगा लेकिन अभी ये इनफाइनाइट पर है, ठीक है ना, अभी क्या है, ये इनफाइनाइट पर है। तो W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या आया था क्वेश्चन में, याद करो, पोटेंशियल लिख दो इनका, आ रही बात समझ में। तो कितना पोटेंशियल है, के, समझना, के Q1 Q2 अपॉन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और W1 की वैल्यू क्या है, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2, के Q1 Q2 अपॉन, सिंपल तरीके से फाइंड कर दिया हमने। यही तो होता था, W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, इस तरह से मान लो अपन लिखते थे टोटल नेट जो अपन लिखते थे, तो इस तरह से वर्क डन लिखते थे, ठीक। तो अभी W3 का तो कोई मतलब निकल ही नहीं रहा क्योंकि ये पहले इनफाइनाइट पर है, तो ये तो इसको कोई परेशान करेगा ही नहीं। परेशान कौन करेगा, केवल Q1 करेगा, और Q1 परेशान करेगा क्योंकि Q2 पर वो फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स लगाएगा तो आपको भी उसके रिप्लाई में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपके द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, वर्क डन W2 की वैल्यू। चलो ठीक, अब चलते हैं किसके पास, इसको सही तरीके से रख लो, ए, ठीक है। अब W3, तो इनफाइनाइट से आप किसी चार्ज को Q3 को आप कहाँ लेके आ रहे हो, यहाँ तक, C पॉइंट तक, दैट इज द C पॉइंट, ठीक है, ये B पॉइंट था, ठीक है बच्चों। तो C पॉइंट तक लेके आ रहे हो, अब क्या होगा कि अब इसको कौन परेशान करेगा, अब इसको ये भी परेशान करेगा क्योंकि ये पहले आ चुका है, ये भी परेशान करेगा, दो फोर्स लगाएंगे इस पे, तो आपको भी उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको भी उतना ही लगाना पड़ेगा जो इतना ये दोनों नेट लगाएंगे, तभी तो आप काइनेटिक एनर्जी रास्ते पर कांस्टेंट रख पाओगे, ठीक है। तो हम एक तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3। मान लो तीनों एक ही जगह होते तो कैसे लिखते आप, इस तरह से लिखते, एक तो इसका जोड़ा बनता, आ रही बात समझ में, एक इसका जोड़ा बनता और एक इसका जोड़ा बनता, ठीक है। तो किस तरह से जोड़े बनते, के Q1 Q2 अपॉन ए प्लस के Q1 Q2 अपॉन ए प्लस के Q2 Q3 और Q3 Q1, सॉरी इसको लिख देता हूँ, के Q3 Q1 अपॉन ए, ठीक है। और W2 की वैल्यू आपको पता है, अभी निकालिए, के Q1 Q2 अपॉन ए, तो के Q1 Q2 अपॉन ए से के Q1 Q2 अपॉन ए कट गया, और W1 की वैल्यू पता है 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W3, W3 क्या आई अपने पास, के Q2 Q3 अपॉन ए प्लस के Q3 Q1 अपॉन ए। तो इस तरह से वर्क डन हम W3 का भी निकाल सकते हैं, तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप